चंदेल वंश के शासक थे कीरत सिंह। हमारी बात समझना, चंदेल वंश के शासक कीरत सिंह जो थे यहाँ के राजा थे। इन्होंने क्या हुआ कि इन्हीं पर आक्रमण किया गया और आक्रमण करने के दौरान चारों तरफ जो किला है, किला के चारों तरफ से किला अभेद्य था, टूटने योग्य नहीं था। और किले पर क्या हुआ, जब देखा कि चारों तरफ से घेरा डाल दिया और यहाँ पर शेरशाह सूरी ने देखा किले का दरवाजा नहीं खुल रहा, उसी दौरान आक्रमण चलाने के लिए एक आग्नेयास्त्र होता है, आग्नेयास्त्र जो हुक्का नामक आग्नेयास्त्र होता है, उसमें बारूद भर करके गोले पर जो गोला डाला नहीं जाता तोप के अंदर डाल करके और दगाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो वो दागा गया, दागने के दौरान जो गोला गया और जाकर के दीवार में टकराया और टकरा के फिर वापस आ गया। जैसे गेंद यहां से मारो दीवार में मारो फिर वापस आती है, ऐसे जो गोला गया दीवार में टकरा के फिर वापस आया और किनारे से निकला वहीं पर धड़ाम से लग गया, उसी में एक घायल हो गया। और वहीं पर जो जब गोला लगा था और जहां पर वो बारूद लगी थी उस बारूद में वो गोला गिरा जाए, उस बारूद उनकी सारी बारूद नष्ट हो गई और वो बारूद में आग लग जाने के कारण शेरशाह सूरी घायल। जब घायल हो गया 22/5/1545 को ही वो घायल हुआ और सुबह जब जैसे समझ लीजिए 12-1 बजे होगा ऐसे समय समथिंग वो घायल हुआ, उसी समय जैसे वो किला को जीत लिया गया और उसने ये भी कहा कि चलो मैंने अपने जीते जी इस किले को जीत लिया। अब जीत लेने के बाद उसी रात शाम को उसकी मृत्यु, ठीक उसी रात उसको शाम को मृत्यु हो गई। ठीक तब शेरशाह सूरी ने कालिंजर अभियान, यहाँ पर जो कालिंजर अभियान है इसका अंतिम अभियान माना जाता है। यही बात देखो, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान, जितना शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। नीचे डालो शासक चंदेल वंश का शासक कीरत सिंह, चंदेल वंश का शासक कीरत सिंह। फिर नीचे इसी आक्रमण के दौरान हुक्का नामक क्या सर, इसी आक्रमण के दौरान हुक्का, ऐसे लिखना, हुक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय बारूद के ढेर में लगी आग से शेरशाह घायल हो गया। तथा घायल हो गया 22/5/1545 को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। उसके नीचे डालो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देखो इनकी बहुत लंबी चर्चा है अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें। शेरशाह सूरी ने क्या किया, चांदी का रुपया चलाया था जिस पर देवनागरी तथा फारसी भाषा में नाम अंकित किया गया था खलीफा, तथा उसका भी नाम अंकित किया गया।
भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। और शेरशाह सूरी के समय में केंद्रीय प्रशासन के कुल 6 विभाग थे, जिसमें 4 सबसे प्रमुख थे, वही पूछे जाते हैं। ठीक, और इनके समय में और बता दें, शेरशाह सूरी के समय में अपराध होने की संभावना बहुत कम थी। अपराध नहीं के बराबर था, बिल्कुल नहीं। इतना वो अपराधियों को दंडित करता था। अगर एक बार कहा जाता है, एक बूढ़ी माता जी अपने टोकरी में, बूढ़ी माता जी हैं, और वो टोकरी में क्या किया कि उन्होंने टोकरी में सारे हीरे जवाहरात और भर करके वो चल दी रास्ते में शाम का वक्त। और चलते चलते गए और एक पेड़ के नीचे क्या हुआ कि पेड़ के नीचे ये यहाँ पर आकर के सो गई। ठीक, जब यहाँ पर आके सो गई और हीरे जवाहरात उन्होंने नीचे रख दिए, और तब यहाँ पर वहां के जो चौधरी और मुकद्दम होते थे वो रात भर उनकी सुरक्षा करते रहे। ठीक, क्यों सुरक्षा करते रहे? क्यों? कहीं की ऐसा ना हो जाए कि ये लोग चोरी कर ले जाए, दंड हमको मिले। जो वहां के चौधरी और मुकद्दम होते थे उनको दंड मिलता था। शेरशाह अगर पूरी जिम्मेदारी उन पर थी, अगर कोई लूट लिया जाता था, चोरी होती थी, बदले में उसके घर से सामान मिलवाया जाता था। वो अधिकारी थे शेरशाह सूरी। तो ये जब सो रही है, जब ये सोती है, तो ये दोनों मिलकर के उसकी सुरक्षा करते हैं। अगर सुरक्षा ना करें, सारा चलाया, तो हीरे जवाहरात वो उनके घर से देंगे। शेरशाह सूरी के समय में जो क्या है कि लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, ये कहावत है। किस राजा के समय में लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे? वो शेरशाह सूरी के समय में ही नहीं लगाते थे। इसलिए भूमि मापने हेतु सिकंदर एक गज का प्रयोग किया था, और मुगल काल में भूमि मापने का माप करने वाला प्रथम शासक यही कहलाता। पहले डालो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, अन्य महत्वपूर्ण कर। उसमें डालिए, शेरशाह ने चांदी का रुपया चलाया था, जिस पर देवनागरी व फारसी भाषा में नाम अंकित है। देवनागरी व फारसी भाषा में नाम अंकित है। फिर नहीं लाइन से लिखना, शेरशाह सूरी के केंद्रीय प्रशासन में कुल 6 विभाग थे, जिनमें से 4 सबसे प्रमुख हैं, जिनमें से 4 सबसे प्रमुख हैं। चार सबसे प्रमुख है। नंबर 1 दीवाने बजारत, दीवाने बजारत। दीवाने बजारत जो है वो कौन सा विभाग कहा जाता है? वित्त विभाग। ठीक, दीवाने बजारत वित्त विभाग। दीवाने आरिज नंबर 2, दीवान ए आरिज कौन होगा? सैन्य विभाग। नंबर 3 दीवाने रसातल, ये कौन सा होगा? ये तो बहुत सुना है। रसातल माने विदेश विभाग। नंबर 4, ये 4 सबसे प्रमुख इनके हैं। फिर दीवाने इंसाफ, दीवान की इंसाफ। ठीक, ये दीवाने इंसाफ शाही घोषणाओं को लिपिबद्ध करने वाला विभाग। शाही घोषणाओं को लिपिबद्ध करने वाला
विभाग, शाही घोषणाओं को लिपिबद्ध करने वाला विभाग। फिर दीवाने काजी, दीवान ए काजी, काजी मतलब कौन सा होता है? धर्म से, मतलब धर्म गुरु, या हम कहें न्याय विभाग, ले लिए न्याय विभाग। न्याय विभाग। नंबर 6 दीवाने बरीद, बरीद, दीवाने बरीद क्या है? बरीद मतलब गोपनीय विभाग, दीवाने विभाग लिखे जो गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग को दीवाने बरीद का है। और शेरी नीचा बताओ, शेरशाह सूरी के शासनकाल में अपराध नहीं के बराबर थे। शेरशाह सूरी के शासनकाल में अपराध नहीं के बराबर थे। नहीं के बराबर थे। लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। जो जमीन नापने के लिए इसने क्या किया था? भूमि मापने हेतु शेरशाह ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। नीचे डालो, भूमि माप हेतु, भूमि माप हेतु भूमि माप हेतु शेरशाह ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया। ये सर सिकंदरी गज सर वो वाली तो नहीं, सिकंदर सालोली में जैसा नहीं प्रयोग किया, सिकंदरी गज का प्रयोग किया। जानते हो ये कितने का था? ये 39 अंगुल या 32 इंच का था। ये सिकंदरी का, जैसे अपने यहाँ लट्ठा बोला जाता है 99 इंच का, एक विश्वा जिसका बनाया जाता है। ध्यान रखना, भूमि मापने हेतु नीचे डाल देना। भूमि माप, मुगल काल में भूमि माप कराने वाला, मुगल काल में भूमि माप कराने वाला प्रथम शासक था। देखो, शेरशाह ऐसा शासक था जो प्रजा के हित की बात किया करता था, प्रजा के हित के लिए ही कार्य किया करता था। इसकी जो महत्वपूर्ण सड़कें इसने बनवाई थी, शेरशाह ने अपने शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण बात करी जाए, सड़कें और सरायों का निर्माण करा। इसने 4 महत्वपूर्ण सड़कें बनवाई थी। पहली सड़क बनवाई थी बंगाल में सोनारगांव से आगरा, दिल्ली, लाहौर होते हुए से पंजाब से अटक तक जाती थी। इसे सड़के आजम कहा जाता था। ये शेरशाह सूरी ने ब्रिटिश सरकार में जो ऑकलैंड का नाम सुना होगा, ब्रिटिश सरकार में ऑकलैंड जो थे उन्होंने इसका नाम, उसी का नाम जीटी रोड कहकर पुकारा। हमारी बात समझते रहे ना। शेरशाह सूरी के जीवन काल की सबसे महत्वपूर्ण 4 सड़कें हैं। जो सबसे लंबी सड़क है उसी सड़क को, जो अपने यहाँ क्या जीटी रोड जाती है, जीटी रोड की फुल फॉर्म क्या है? ग्रांड रोड। हरदोई में क्या ग्रांड ट्रंक रोड कहीं पे गुजरी है? नहीं है। क्लियर? जीटी रोड है नहीं हरदोई में? कोई बिलग्राम गया है? बिलग्राम चौराहे पर, बिलग्राम से जो रास्ता सांडी को जाती है, ये सांडी, ये हरदोई को आई है। और ये रास्ता है जो कहाँ गई? मल्लामा माधोगढ़। और ये जो रोड बनी है ये सांडी को गई है, इधर कन्नौज की तरफ गई, राजघाट की तरफ। और इधर में जो रास्ता सांडी होते हुए गई, जो सांडी को गई, और ये हरपालपुर ये गई है, इसी को हम जीटी रोड कहते हैं।
यही जीटी रोड है। ध्यान रखना, हरदोई में अगर जीटी रोड है तो वही जीटी रोड है और कोई नहीं। वो आज के दिन बदला लग रहा है, आज तब के समय में ये मशहूर है। यही अटक से कटक जाता था। इसी को ऑकलैंड ने, अंग्रेज ऑकलैंड ने इसी को कहा था जीटी रोड। हाँ, लंकर पुल पे बना है। लंकर पुल पूरी रोड है। लंकर पुल जाने के बाद आप ये समझिए, ये यहाँ से जाओगे सीधे बिलग्राम। आपको यहाँ पता है? हाँ हाँ सर वही लंकर पुल पड़ता है। अच्छा, कौन सा? लंकर पुल सर। अच्छा, लंकर पुल। हाँ, लंकर पुल। हाँ, अरे यहाँ पर तो ये जीटी रोड, हरदोई में अगर बात की जाए तो यही जीटी रोड है। और जीटी रोड इसी को ग्रांड ट्रंक रोड, और इसका नाम दिया जीटी रोड, नाम दिया है ऑकलैंड रोड। लेकिन ये उनके समय में सड़के आजम कहा जाता था। सड़के आजम किसके समय में? शेरशाह सूरी के समय में सड़के आजम कहा जाता था। अंग्रेज ऑकलैंड ने इसे जीटी रोड कहा। अब ये कई कहां से कहां तक है ये मैं आपको बता दें। बंगाल में सोनार गांव से आगरा और दिल्ली तथा लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती थी। सबसे लंबी सड़क यही थी। दूसरी सड़क इसने बनवाई थी, वो आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी। आगरा से बुरहानपुर तक जाती थी। और तीसरी आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक जाती थी। आगरा से जोधपुर और चित्तौड़। चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। और इन सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष भी उसने लगवा रखे थे। पीने के लिए पानी, सराय मतलब रहने के लिए बनवा रखी थी। ये सब उसने प्रजा के लिए कर रखा। आप बुरहानपुर सर एमपी। हाँ ठीक। जब उसने और भी बताया, सराय उसने सबके लिए, सरायों को पानी पीने की व्यवस्था बना रखी थी। अगर देखा जाए कि शेरशाह ऐसा शासक था जिसने अपने प्रजा की भलाई के लिए निम्न कार्य कर रखे थे। ठीक। शिक्षा साहित्य के लिए भी उसने कार्य किया। निर्माण कार्य कई सारे उसने किए हैं। उसने शेरशाह के जो उत्तराधिकारी थे, शेरशाह के दो पुत्र थे, आदिल खां और जलाल। इस शेरशाह के दो पुत्र थे, एक का नाम है आदिल खां और एक का नाम है जलाल खां। आदिल खां और जलाल खां, इनकी कहानी छोड़ दो एक तरफ और उधर चले जाओ अकबर की तरफ। शेरशाह सूरी को 65 साल की उम्र में भारत में 65 साल की उम्र में गद्दी क्या, उस समय तक एज हो चुकी थी, तब उसको भारत का शासक बनवाया, तभी वो गद्दी में जीता है। ठीक। इनके दो पुत्र थे, एक था जलाल खां और एक था आदिल खां। उसमें आदिल खां बड़ा था और जलाल खां छोटा था। मृत्यु के समय में जो आदिल खां है वो रणथंभौर में था, जलाल खां रीवा में था। और मृत्यु की समाचार जब पाते हैं तब दोनों कालिंजर की तरफ वो प्रस्थान करते हैं। लेकिन जलाल खां निकट होने के कारण 5 दिनों में ही पहुंच गया। जबकि जलाल खां ने 25 मई 1545 को अमीरों ने जलाल खां को सुल्तान के पद पर बैठा दिया था। इस जलाल खां बड़ा कौन था? आदिल। ठीक। इनकी कहानी यहीं पे छोड़ दो और चले जाओ अकबर की तरफ, क्योंकि इनको पढ़ाएंगे फिर अकबर के उधर भी पहुंच जाएंगे। मुगल बादशाह ने, हुमायूं ने कब पराजित किया 1500 पर, ये कब मृत्यु हुई इनकी? 1545। और फिर दोबारा शासन कब पाएगा हुमायूं? 1555। तब तक इनके उत्तराधिकारी क्या करते हैं? राज शासन व्यवस्था का पतन कर डालते हैं। राज शासन व्यवस्था का पतन होने लगता है और पतन होने के बाद हुमायूं के समय में हमने उसको पढ़ाया होगा, कौन सा युद्ध हुआ था? किस युद्ध के बाद मिला था उनको? इनको हराया नहीं, हुमायूं ने पुनः कैसे प्राप्त किया, जिसमें इन्हें कहा था हिंद हिंद का युद्ध। उसी के द्वारा फिर दोबारा इनको क्या प्राप्त हो जाता है? क्या प्राप्त हो जाता है? मुगल बादशाह हुमायूं को फिर से बादशाह घोषित कर दिया जाता है। और जो एक दिन का जो भिस्ती होता है, भिस्ती को क्या बनाया जाता है? एक दिन का बादशाह, एक दिन का बादशाह बनाया। अब डालो अकबर। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। अकबर तब 1556 से 1556
56 से 1600। देखो अकबर की कहानी बहुत बड़ी है। जन्म 15 अक्टूबर 1542। अभी 45 फिर 42 का मतलब 42। ठीक 15 अक्टूबर 1542 कहाँ? अमरकोट। अमरकोट कहाँ पड़ता है? अमरकोट राजा वीर साल के महल में। ये अमरकोट राजस्थान में पड़ता है या पाकिस्तान में पड़ता है? हाँ? राजस्थान गलत है या पाकिस्तान गलत? कौन? पाकिस्तान गलत। पाकिस्तान में। अमरकोट पाकिस्तान में ही है। ये पाकिस्तान राजा साल के महल में। ठीक राजा वीर साल के महल में इनका जन्म हुआ था। पिता हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम। माता हमीदा बानो बेगम के गर्भ से क्या हुआ था? भाई मां की कौन थी? भाई मां माहम अनगा। ठीक भाई मां माहम अनगा। चाहे इनका दूसरा नाम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में इनका नाम क्या बोलते हैं? महामंगा। शॉर्ट नाम इनका महामंगा, इन्हीं को बोलते हैं, महामंगा को। देखो हुमायूं ने क्या हुआ था? हुमायूं ने बहुत ठोकरें खाई और ठोकर खाकर के ही मरा। कौन कहता है ये बात? इतिहासकार लेनपुर ने कहा था हुमायूं का मतलब सौभाग्यशाली होता है, लेकिन वो दुर्भाग्यशाली था। अपने जीवन में कभी भी उसने सुख चैन की नींद नहीं सो पाया, सदैव संघर्ष करता था। लेकिन जब अकबर पैदा हुआ था तब भी हुमायूं के पास कुछ नहीं। उसके पास एकमात्र चीज बची थी, कस्तूरी का नाम सुना है? कस्तूरी कहाँ पाई जाती है? हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है, वो हिरण की नाभि में पाई जाती है। तो उसके पास केवल कस्तूरी बची थी और उस कस्तूरी को छोटे छोटे टुकड़े काट के अब महल से निकल के लाया है। कौन? हुमायूं निकल के लाया है और लोगों को बांटने लगा, कहने लगा कि मेरे पास इसके सिवा और कुछ नहीं है। जैसे इस कस्तूरी महक रही है और जैसे ये महक रही है अपना क्या फैलाती है? सुगंध प्रकाश से ये जैसे फैल रहे, ऐसे मेरे पुत्र का भी जीवन प्रकाशमय होगा, वो भी किसी दिन अपनी सुगंध फैलाएगा। ऐसी बात कही थी और उसने उस कस्तूरी को भी बांट दिया। दानशीलता थी, बाबर में भी थी, हुमायूं में भी थी, लेकिन बाबर पियक्कड़ बहुत थे और ये अपनी बहुत बड़ी थे। दोनों बातें अकबर के समय में धायमा। तब इन्होंने जब बचपन में हुमायूं ने अकबर को, देखो जब बचपन था छोटे पर, तब हुमायूं ने अपने भाई अस्करी के पास इन अकबर को छोड़ दिया। अकबर को बचपन में अस्करी के पास छोड़ दिया था और स्वयं चला गया था ईरान। और ईरान जाकर के किसके साथ उसने साथ किया था? तो उसने 14,000 की सेना दी थी। 14,000 की सेना दी गई। कौन? तामस पसार ईरान का शासक है। उसने कहा था सिया संप्रदाय अपना लो। सिया अपनाने कहा था कि सुन्नी सिया संप्रदाय अपना लो और तुम जब भी कंधार जीत करके मुझे दे जाओगे उसके बाद हम तुम्हारा साथ देते। तब इन्होंने हामी भर ली और चले गए। अकबर की जो शिक्षा की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था की गई? अकबर ऐसा शासक है जो अनपढ़ है। ठीक, अनपढ़, पढ़ा लिखा व्यवस्था नहीं है। ठीक, अकबर का विवाह, जो प्रथम विवाह है वो हिंदाल की पुत्री। हिंदाल कौन है? हाँ, हिंदाल की पुत्री रजिया सुल्ताना, जिसे हम रुकैया बेगम कहा करते हो। आपकी फिल्मों के अनुसार रुकैया बेगम के साथ हुआ था। ठीक, दिल्ली विजय के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया।
लाहौर का सूबेदार। हुमायूं की मृत्यु के समय जो अकबर है वो बैरम खां के साथ कालानौर और पंजाब में था। जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तब बैरम खां उनके साथ ही था, अकबर के साथ था। और कहाँ? पंजाब में था। सिकंदर तब वहां पर सिकंदर सिर के विरुद्ध अभियान की तैयारी कर रहा। बालक का संरक्षक के तौर पर रखा। जब पता लगा तो वापस आया है। तो 14 फरवरी 1556, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, इसी दिन ध्यान रखना, इसी उद्देश्य से इसका इनके राज्याभिषेक का दिन याद रखने के लिए बता रहे हैं। ठीक, जहां आप सोचते हो वहां पर मैं नहीं सोच रहा। ठीक, ध्यान रखना, फिर जाओ जल्दी है। वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक अकबर ने अपना करवाया था और कालानौर में ही अपना राज्याभिषेक करवाया और वहीं पर बैरम खां ने इनका राज्याभिषेक। अगर चाहता यहाँ पर बैरम खां के पास मौका था कि वो मौके का फायदा उठा करके अपने अकबर को मार करके अपने आप स्वयं को बादशाह घोषित कर सकता, लेकिन नहीं। एक साथ के हिसाब से उन्होंने जो नौकर के हिसाब से गया, संरक्षक के तौर पर उसे नियुक्त किया था, उसने कार्य किया। दूसरी बार उसने अपना राज्याभिषेक करवाया है 20 फरवरी 1556। पहले कालानौर में ही राज्याभिषेक करवा दिया क्योंकि दिल्ली की जनता का उपद्रव ना कर दे, राज्याभिषेक ना माने, सुल्तान ना माने, इसलिए 14 फरवरी 1456 को ही उसका राज्याभिषेक करवा दिया गया। और फिर वहां से चल देता और दिल्ली पहुंचता। दूसरी बार अपना राज्याभिषेक दिल्ली में दोबारा करता है 20 फरवरी 1556। ठीक, तब उपाधि धारण की शाहनशाह की उपाधि धारण की थी अकबर ने। और कभी ऐसा करने वाला प्रथम शासक था। मुगल काल में हुमायूं, अकबर, औरंगजेब ऐसे शासक हैं जिनका 2 बार राज्याभिषेक। एक तो कौन है? हुमायूं भी है जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, अकबर का भी हुआ है और औरंगजेब ने भी अपना राज्याभिषेक 2 बार किया। ध्यान रखना, 3 शासक हैं मुगल काल में जिन्होंने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। बैरम खां संरक्षक के तौर पर रहता था और ये संरक्षक के तौर पर ही रहा। अकबर का संरक्षक 1560 तक था। इसने बैरम खां ने खाने खाना की उपाधि धारण की थी। खाने खाना या अकबर द्वारा इसे खाने खाना की उपाधि मिली थी। अकबर ने इसे वकील सुल्तान के पद पर भी नियुक्त किया था, या कहा जाए वकील सुल्तान का मतलब प्रधानमंत्री के पद पर। सबसे बड़ा पद जिसे हम पहले वजीर कहा करते थे, सबसे बड़ा पद था। यही तो बैरम खां की मृत्यु के बाद इन्हीं का तो पतन होता है। तभी तो अकबर ने इस विभाग को 4 भागों में बांट दिया था, क्योंकि इसके पास ज्यादा शक्तियां होती थी और शक्तियां होने के कारण एक जगह। अच्छा, व्यक्ति उपद्रव कब करता है? जब शक्तियां एक जगह इकट्ठी होती है। विकेंद्रीकरण की नीति इसलिए लागू की गई कि सभी के पास शक्तियां होती हैं तो उसमें ज्यादा उपद्रव होने की संभावना नहीं होती। सबके पास पावरफुल, अगर जैसे राष्ट्रपति सर्वे सर्वा कर दिया जाए तो कुछ भी कर सकता है, सरकार पलट दे के कुछ भी कर सकता है, अपने आप सेना का शासन लगा दे। तो विकेंद्रीकरण की नीति का कारण भी तो यही है। तो क्योंकि नीतियां इस प्रकार नहीं चलाई जा सकती क्योंकि सत्ता एक जगह केंद्रित नहीं होनी चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना रहना चाहिए। ठीक, फिर अब जब इनका भी प्रथम अकबर के दरबार में अगर प्रथम व्यक्ति था जो अकबर के काल में शुरू से ही रहा था। अब अकबर के अभियान हम 60 कर रहे हैं, अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत इनकी थोड़ी भी हिस्सा नहीं पढ़ा पाएंगे। इनको दिखाएं कि छोड़ दें, जैसा आपको उचित लगे, हमें कोई मतलब जो लिखाने वाला नहीं है। तो सब मेल में लिखाने वाला लिखो, 5 मिनट लगेंगे, 5-7 मिनट में जल्दी थोड़ा डालो। अकबर 1556 से 1605। हाँ लिखो तो, अकबर 1556 से 1605। अकबर 1556 से 1605। फिर ये कहाँ? अमरकोट। कहाँ? अमरकोट। ऐसे लिख दीजिए, ये जैसे लिख रखा है अमरकोट। पिता हुमायूं, माता अमीना बानो बेबी, धायमा महामनगा। उसके नीचे डालो, बचपन में हुमायूं ने अकबर को
अपने भाई अस्करी के यहाँ छोड़कर ईरान चला गया, नीचे डाल दो। अकबर की, नई लाइन से लिखना, अकबर की शिक्षा व्यवस्था नहीं, और डैश करके लिखना आजीवन अनपढ़, अकबर की शिक्षा व्यवस्था नहीं, आजीवन अनपढ़। फिर डालो अकबर का प्रथम विवाह। अच्छा, इनके पुत्रों, आप पहले खाली सुन लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं। संतान कितनी थी अकबर की? अगर देखा जाए 3 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थी। 3 पुत्र की बात करें, सलीम, मुराद, दनियाल, जिसमें सलीम का जो जन्म है वो राजा बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। मुराद और दनियाल का जन्म जो अकबर की अन्य 2 पत्नियां। ध्यान रखना, अगर वैसे देखा जाए तो अकबर के हरम में हमने कितनी रानियां बताया करते हैं? अकबर के हरम में अगर ज्यादा गहराई से जाओगे तो टोटल में 5000 रानियां थी। ठीक, 5000 रानियां थी अकबर के हरम में। लेकिन मुख्यतः आपने टीवी सीरियलों में जो देख रखा होगा वो इतिहास और इतिहास में अंतर होता है। अब मुख्यतः इसमें 3 दिखाई गई होगी, और उन्हीं में से आपको बता रहे हैं जो कहा जाता है इनके 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। एक खानम सुल्ताना और सकुन निसा बेगम और आराम बानो बेगम, ये 3 इसकी पुत्रियां थी। ठीक, जो सलीम जो जहांगीर, इसके 2 पुत्रों में मुराद की मृत्यु जो है 1599 में हो गई थी, और दनियाल की 1604 में हो गई। ठीक, जहांगीर जहां केवल बचा कौन था? सलीम। जहांगीर इसके जीवन काल में बचा था, बाकी उसकी मृत्यु भी हो गई। नीचे डालो अकबर का प्रथम विवाह हिंदाल की पुत्री अकबर का प्रथम विवाह हिंदाल की पुत्री रजिया सुल्ताना, अब ब्रैकेट में लिख देना रुकैया बेगम, इसी को कहते हैं रुकैया बेगम। ब्रैकेट 1 के साथ फिर नहीं लाइन्स। दिल्ली विजय के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर बैरम खां के साथ कहाँ था? कालानौर। बैरम खां के साथ कालानौर पंजाब में था। कालानौर पंजाब में जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस, और जैसे मृत्यु हुई है, अमृत के समय में जो पंजाब में उस समय कालानौर पंजाब में कर क्या रहा था? सिकंदर सूर के विरुद्ध अभियान की तैयारी कर रहा था। ठीक, जो पंजाब में था यहाँ पर सिकंदर सूर के विरुद्ध अभियान, यहाँ ठीक सिकंदर सूर के अभियान की तैयारी कर रहा।
राज्याभिषेक नीचे डालो, राज्याभिषेक राज्याभिषेक कब? 14 फरवरी 1500 कितने लिखे? 56। ठीक, राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556। तब पहली बार ये राज्याभिषेक होगा तो कहाँ होगा? यहीं पे काला कालानौर बैरम खां द्वारा। ध्यान दीजिएगा साइड में, कालानौर में बैरम खां द्वारा, कालानौर में बैरम खां द्वारा। फिर दूसरी बात, अब दिल्ली में राज्याभिषेक होगा। दूसरी बात, दिल्ली में 20/02/1556। अब दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाएंगे 1556 शाहशाह की उपाधि। दूसरी बार इसने क्या लिखा? शाहशाह की उपाधि, शाहशाह की उपाधि धारण करती। ऐसा करने वाला प्रथम शासक, ऐसा करने वाला प्रथम शासक। ठीक, ऐसा करने वाला ये प्रथम शासक। नोट करके नीचे डाल दो, नोट। मुगल काल में हुमायूं, अकबर, मुगल काल में हुमायूं, अकबर, औरंगजेब ऐसे शासक हैं जिनका 2-2 बार राज्याभिषेक हुआ, जिनका 2-2 बार राज्याभिषेक हुआ। हालांकि अब राज्याभिषेक होने के बाद अकबर के सामने अनेक कठिनाइयां भी आई। अमीरों का षड्यंत्र भी था। एक चूचक बेगम है, विवाह के रूप में मुनीम खां, ये काफी चीजें आ जाती हैं। राजनीतिक दौर भी कठिनाई से गुजरा, लेकिन बैरम खां द्वारा अकबर ने मिलकर के चतुराई से उन सभी को हटा दिया। पहले डालो बैरम खां। बैरम खां क्या है इनका? संरक्षक। डालो पहले तो बैरम खां। बैरम खां संरक्षक ये रहा है, अकबर का संरक्षक, अकबर का संरक्षक। ये कब से कब तक रहा है? 1556 से 60, 4 वर्ष में तो वो राजा बन चुका है। अगर गहराई से देखो तो इन 4 वर्षों का शासनकाल जो है वो सबसे ज्यादा बैरम खां का ही शासनकाल माना जाए, क्योंकि उपाधि खान ये खाना, ये खाने खाना क्यों कहा जाता था? सही बात है। मुल्ला जो प्याजा जो कहे जाते थे, उन्हें मुल्ला जो प्याजा क्यों कहा जाता है? 9 रुपयों की बात आई। उन्हें भोजन के साथ 2 प्याज चाहिए हर हालत में। अगर उन मुल्ला साहब को 2 प्याज नहीं मिलेंगे तो वो खाना उनके लिए बेकार। मुल्ला 2 प्याजा का मतलब है कि उनको 2 प्याज खाने में चाहिए। ये खाना इन्हें खान बाबा के नाम से भी कहा जाता था।
खान बाबा। ये खान बाबा इन्हें अकबर, ये खाने खाना है, खान बाबा इन्हें अकबर कहा करता था, बैरम खां। ठीक, बैरम खां को खान बाबा अकबर कहा करता था। अकबर ने इसे क्या किया था, किस पद पर? पहली बात तो संरक्षक के पद पर थे, दूसरी बात वकील सुल्तान, वकील के सुल्तान के पद पर नियुक्त, वकील सुल्तान के पद पर नियुक्त कर। ठीक, और वकील सुल्तान जो है ये क्या था, लगभग प्रधानमंत्री। ठीक, प्रधानमंत्री प्रथम व्यक्ति है अकबर के काल का जो पहला प्रधानमंत्री बनने वाला। ठीक, पहला। नीचे डालो अकबर के अभियान। अकबर के अभियान, देखो अभियान डायरेक्ट हम पढ़ते हैं तो अलग अलग तरीके से, हम अभियान के बात की जाए तो अभियान को हम 3 भागों में विभाजित करें। पहली बात तो उत्तर भारत अभियान। उत्तर भारत अभियान, उत्तर भारत के अभियान जो अकबर ने चलाए हैं वो कब से कब तक चले, 1556 से 76, यहाँ तक उत्तर भारत के अभियान। फिर उत्तर पश्चिम भारत के, उत्तर पश्चिम भारत, यहाँ पर 1577, यहाँ से बंद है तब उधर वाला, कब 1546। ठीक, और बचा कब, दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत अभियान, दक्षिण भारत अभियान यहाँ पर 1597 से जब तक 1605। ठीक, 1605 ये दक्षिण भारत के अभियान जो अकबर के 3 भागों में अभियान को बांटकर ही पढ़ना ज्यादा सही है। वैसे तो एक साथ पढ़ सकते हो, लेकिन एक साथ पढ़ने की अपेक्षा अलग अलग पढ़ना ही ज्यादा सही है, तभी ज्यादा समझ पाते हैं। उत्तर भारत के अभियान की तरफ पहले चलते हैं, अकबर के उत्तर भारत के अभियान। उत्तर भारत के अभियान में सबसे पहली शुरुआत अगर की जाए तो कौन था, पानीपत का। पानीपत का कौन सा युद्ध, प्रथम या द्वितीय? द्वितीय। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होता है अकबर और हेमू के बीच। जो हेमू कौन है? सर मोहम्मद लोधी का ही सर कोई था। किसका? मोहम्मद जो वहाँ पे था महमूद, उसी का सर 14 डालिए उत्तर भारत अभियान।